देश और दुनिया के बहनों भाइयों, आपको मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब कुशल से होंगे। अभी लगातार आप वीडियो देख रहे हैं जिसमें भारतीय देवी देवताओं की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, पुराणों में किस प्रकार है और ऐतिहासिक और पुरातत्व के आधार पर किस प्रकार है। आप इसी संदर्भ में चर्चा सुनते रहे। आज का प्रश्न बड़ा ही गहन है और सबसे बड़ा प्रश्न है। आज का प्रश्न है कि ये ब्रह्मांड बना कैसे। तो इस संदर्भ में देश विदेश में अनेक मान्यताएं, अनेक थ्योरियां दी गईं। जहाँ जितनी जैसी समझ रही तहाँ तैसी महापुरुषों ने अपने अपने अनुसार विचार रखे। आदि मानव काल से ही व्यक्ति ये सब देख करके आश्चर्यचकित है कि आखिर ये दुनिया बनाई किसने। और मुझे लगता है साथियों, इससे बड़ा कोई प्रश्न भी नहीं है। एक बार हम यह चर्चा करें कि हमें किसने बनाया तो समझ में आता है कि चलो माता पिता के माध्यम से, माता के उदर से हमारा जन्म हुआ है। लेकिन ये ब्रह्मांड चूँकि छोटी चीज़ नहीं है। अभी तक हमने लगभग 2 या 3% ही ब्रह्मांड को खंगाल पाए हैं। ब्रह्मांड कितना बड़ा है अभी तक मनुष्य की समझ से बाहर है। तो बहुत प्रकार की थ्योरी हैं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू धर्म में भी थ्योरी है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। तो आइए आज हम इस प्रश्न को खंगालने का प्रयास करते हैं। कोई पौराणिक आधार पर नहीं, कोई काल्पनिक आधार पर नहीं, बल्कि जितना तक आज मानव जान सका है, वैज्ञानिकों ने जितना ब्रह्मांड को समझा है, ब्रह्मांड के एक तत्व से, जैसे मनुष्य के खून की एक बूंद से मानव की पूरी देह का पता चल जाता है कि इसमें कौन सा खून है, कौन सा रोग है, कौन सी बीमारी है। सबसे पहले हम खून की जांच कराते हैं, तभी मालूम चलता है कि हमारे शरीर में कहाँ क्या कमी है। उसी प्रकार से ब्रह्मांड की भी ऐसे सैंपल लिए गए, उन सैंपलों से समझा गया। तो जितनी जानकारी है तो आइए हम समझते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं, क्या मल्टीवर्स वास्तव में मौजूद है, यानी यह ब्रह्मांड के अलावा और ब्रह्मांड भी मौजूद हैं? क्या हमारी चेतना ही ब्रह्मांड को अर्थ देती है? और सबसे बड़ा प्रश्न क्या है कि क्या यूनिवर्स वास्तव में बाहर मौजूद है या हमारी चेतना का ही दृश्य प्रारूप मात्र है? ये थोड़ा समझने जैसा है। आइए एक एक करके समझते हैं। तो अध्याय बाय अध्याय समझेंगे। जैसे कि पहले अध्याय में क्या है, बिग बैंग क्या है। यानी ये बिग बैंग का विस्फोट जो हुआ था वो कब हुआ था, कैसे हुआ था। तो आज से लगभग 13 अरब 80 करोड़ यानी वर्ष पहले ब्रह्मांड अत्यंत सघन और अत्यंत गर्म अवस्था में था। फिर एक तीव्र विस्तार प्रारंभ हुआ। इस बिग बैंग मॉडल कहा जाता है इसको। ध्यान रहे, बिग बैंग का अर्थ यह नहीं है कि किसी खाली स्थान में विस्फोट हुआ। वास्तव में स्वयं अंतरिक्ष का विस्तार हुआ। क्या बिग बैंग केवल एक थ्योरी है या सामान्य थ्योरी में थ्योरी का अर्थ है अनुमान। तो क्या सिर्फ ये अनुमान है, क्या इसका कोई प्रूफ है? लेकिन विज्ञान में थ्योरी का अर्थ केवल अनुमान नहीं होता। विज्ञान जो भी मॉडल बनाते हैं उनके अनेक प्रमाण देते हैं, और वो प्रमाण को केवल एक व्यक्ति नहीं देता, उपकरणों द्वारा सभी विद्वान उसका समर्थन करते हैं, तभी वह थ्योरी लागू होती है। तो बिग बैंग के समर्थन में बहुत से प्रमाण हैं। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, कैसे समझा? बोले, दूरस्थ आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव पृष्ठभूमि समस्त ब्रह्मांड में प्रारंभिक गर्म अवस्था के अवशेष दिखाई देते हैं। हल्के तत्वों की मात्रा, हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात बिग बैंग मॉडल से मेल खाता है। इसलिए बिग बैंग आधुनिक विज्ञान का सबसे सफल ब्रह्मांडीय मॉडल माना जाता है।
तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो विस्फोट हुआ तो उसकी गति कहाँ से आई। यह प्रश्न अत्यंत गहरा है। हम देखते हैं ग्रह घूम रहे हैं, तारे घूम रहे हैं, आकाशगंगाएं गतिमान हैं, लेकिन प्रारंभिक गति कहाँ से आई। जैसे हम एक चक्री को चलाते हैं तो हम उसको गति देते हैं तो वो 30 सेकेंड 40 सेकेंड या कुछ चक्री 1 मिनट तक घूमती रहती हैं और धीरे धीरे वो मंद पड़ करके बंद हो जाती हैं, गिर जाती हैं। तो अगर ये चक्री घूम रही हैं, इनकी रफ्तार भी काफ़ी है, तो इसकी गति किसने दी। तो विज्ञान अभी तक इसका अंतिम उत्तर नहीं जानता और विज्ञान की ईमानदारी यही है और यही बात विज्ञान को धर्म से अलग करती है। धर्म में पौराणिक कथाओं में कोई ये नहीं कहता कि नहीं हम नहीं जानते अब यहाँ से आगे का, बल्कि बड़ी बड़ी डींगें हाँकते हैं। वो कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, ये किया वो किया, बहुत सारी बातें। लेकिन विज्ञान ईमानदारी से कहता है कि मैं यहाँ तक जानता हूँ, आगे यात्रा चल रही है, रिसर्च चल रहा है। तो हम गणना कर सकते हैं कि प्रारंभिक ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ, लेकिन यह नहीं बता सकते कि अस्तित्व ने पहली बार गति धारण कैसे की। तो बिग बैंग से पहले क्या था, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। वहाँ यह विज्ञान की सीमा प्रारंभ होती है। संभव उत्तर, पहली संभावना, समय स्वयं बिग बैंग के साथ शुरू हुआ। यदि ऐसा है तो पहली शब्द का अर्थ ही समाप्त हो जाता है। जब समय ही शुरू वहाँ से हुआ तो पहले क्या था, ये बात तो सोचने जैसी है ही नहीं। हम तो अपनी बुद्धि से सोचते हैं, लेकिन वैज्ञानिक जो सोचते हैं कि बिग बैंग से पहले कोई पूर्ववर्ती अवस्था रही होगी। तीसरी संभावना, ब्रह्मांडीय चक्रीय हो, विस्तार और संकुचन का अनंत क्रम चलता हो। सच्चाई यह है कि आज कोई निर्णायक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अब दूसरा प्रश्न, क्या बहुत से ब्रह्मांड हैं, क्या मल्टीवर्स है। मल्टीवर्स का अर्थ होता है नहीं हमारे ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी असंख्य ब्रह्मांड हैं, क्योंकि शास्त्रों में पुराणों में तो बहुत बताया, रोम रोम प्रतिलादि कोट कोट ब्रह्मांड। कुछ आधुनिक सिद्धांत इसकी संभावना व्यक्त भी करते हैं, लेकिन आज तक किसी दूसरे ब्रह्मांड का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है। अतः मल्टीवर्स एक रोचक वैज्ञानिक परिकल्पना हो सकती है, स्थापित तथ्य भी नहीं है। आगे, क्या पदार्थ और ऊर्जा सनातन है। सनातन से तात्पर्य है प्रारंभ से लेकर के और सदा कभी नष्ट न होने वाली सत्ता। तो विज्ञान कहता है कि पदार्थ और ऊर्जा रूप बदलते हैं, वे नष्ट नहीं होते बल्कि परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम भविष्य के विषय में विज्ञान अभी भी शोध कर रहा है। इसलिए कहना कि पदार्थ और ऊर्जा पूर्णतः शाश्वत हैं अभी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है। अब एक और थ्योरी है कि हमारी इंद्रियां और ब्रह्मांड, यानी हमारी आँख ना हो तो हमारे लिए दृश्य समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार स्पर्श ना हो तो, यानी पांचों जो ज्ञान इंद्रियां हैं, अगर ये ना हो तो हमारे लिए ब्रह्मांड मिट जाता है। ना कोई सुनाई दे सकता है, कान नहीं है तो कैसे सुनेंगे, आँख नहीं है तो देखेंगे कैसे, सूंघेंगे कैसे, स्पर्श कैसे करेंगे। तो अब हम सबसे रोचक प्रश्न पर आते हैं कि हम संसार को कैसे जानते हैं। आँखों से, कानों से, स्पर्श से, स्वाद से, गंध से, यही 5 माध्यम हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं। अंततः मस्तिष्क के माध्यम से यदि किसी व्यक्ति की इंद्रियां कार्य ना करें तो उसके लिए क्या संसार का अनुभव समाप्त हो सकता है। क्या इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना है। नहीं, यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा। यदि कोई व्यक्ति आंखें बंद कर ले तो सूर्य अस्त नहीं हो जाता। यदि कोई मनुष्य मर जाए तो पृथ्वी घूमना बंद नहीं करती। इसलिए अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड हमारी चेतना से स्वतंत्र रूप से भी अस्तित्व में रहता है। फिर चेतना की भूमिका क्या है, यहाँ दर्शन प्रवेश करता है। ब्रह्मांड बाहर मौजूद हो सकता है, लेकिन उसका अनुभव हम केवल चेतना के माध्यम से ही करते हैं। जैसे लाल रंग बाहर नहीं होता, बाहर केवल एक विशेष तरंग दैर्घ्य का प्रकाश होता है। लाल का अनुभव मस्तिष्क बनाता है। हम संसार को सीधे नहीं देखते, यह भी आपको बात समझ लेनी चाहिए। हम उसके मानसिक प्रतिरूप को देखते हैं। तो क्या हम एक मानसिक ब्रह्मांड में रहते हैं। ये साथियों बहुत गहन प्रश्न है। इनको समझने के लिए बुद्धि की भी ज़रूरत है, सोचने की, समझने की ज़रूरत है। तो कुछ दार्शनिकों का मत है कि हम जो संसार का अनुभव करते हैं वह मस्तिष्क द्वारा निर्मित मॉडल है।
बाहरी वास्तविकता कुछ भी हो सकती है, हम उसका केवल मानसिक संस्करण देखते हैं। इस अर्थ में कहा जा सकता है कि वास्तविकता को नहीं, वास्तविकता की अपनी व्याख्या को देखते हैं। क्या यूनिवर्स हमारी ही परिकल्पना का दृश्य प्रारूप है? इस प्रश्न के दो उत्तर हैं। विज्ञान का उत्तर है नहीं। ब्रह्मांड हमारी चेतना से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रखता है। हम ब्रह्मांड को सीधे नहीं देखते, हम केवल अपनी चेतना में निर्मित उनके चित्र को जानते हैं। इसलिए एक संतुलित निष्कर्ष यह होगा कि ब्रह्मांड संभवतः हमारे बाहर भी है, लेकिन हम उसे हमेशा अपनी चेतना के माध्यम से भी अनुभव करते हैं। अंतिम निष्कर्ष यह है कि आज विज्ञान यह बता सकता है कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ, लेकिन अभी भी वह यह नहीं बता सकता कि अस्तित्व है क्यों। विज्ञान बिग बैंग का अध्ययन कर सकता है, लेकिन बिग बैंग से पहले क्या था इसका निश्चित उत्तर उसके पास नहीं है। विज्ञान पदार्थ और ऊर्जा के रूपांतरण को समझता है, लेकिन अस्तित्व की अंतिम प्रकृति अभी भी रहस्य बनी हुई है। और शायद मानवता का सबसे बड़ा प्रश्न आज भी यही है, क्या हम ब्रह्मांड को देख रहे हैं या ब्रह्मांड स्वयं अपने आप को हमारी चेतना के माध्यम से देख रहा है। तो समझने जैसी बातें हैं। जितना अधिक हम ब्रह्मांड को समझते हैं, उतना ही अधिक यह रहस्य गहरा होता जाता है। संभव है कि अंतिम सत्य किसी पुस्तक, किसी प्रयोगशाला या किसी मंदिर में नहीं, बल्कि प्रश्न पूछते रहने की मानव की क्षमता में छिपा हो। तो जानकारी हम कर सकते हैं और जानकारी हमको करनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि हमें बनाया किसने, तो इसका उत्तर केवल एक ही हो सकता है कि अभी मानवीय मस्तिष्क इतना विकसित नहीं हुआ कि वो यह समझ सके कि ब्रह्मांड बनाया किसने। तो क्या कभी मानवीय मस्तिष्क इतना विकसित हो सकता है कि हम समझ सकते हैं? तो इसके लिए हमें इतिहास में जाना होगा। जब आदि मानव स्थिति में मनुष्य था, जंगलों में पशुओं की तरह रहता था। वो इतना भी नहीं जानता था कि हवा चलती क्यों है, ये वर्षा क्यों होती है, ये सूरज क्यों उगता है, ये आंधी तूफान क्यों आते हैं, हमें भूख प्यास क्यों लगती है। जब हम ऐसी स्थिति में थे, ये प्रश्न हम नहीं जानते थे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हम धीरे धीरे विकसित हुए। हाँ, हमें कोई 2.5-3 लाख का समय लगा, लेकिन मात्र इतने ब्रह्मांड की अवधि में ये छोटा समय है। कोई 3 लाख वर्ष कोई ज़्यादा नहीं होता, लेकिन 3 लाख वर्ष में हम पशु से लेकर के आज एक मानव बने हैं। और जितने ये प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्नों का हमने हल भी किया है और इसका सबूत और प्रमाण के साथ हल किया है। आज हम काफ़ी विकसित हैं। तो ये निश्चित है कि मानवीय मन क्रम से विकसित हो रहा है। धीरे धीरे विकसित होते होते ऐसी स्थिति आएगी कि हम और भी गहराइयों को छुएंगे और भी अनुसंधान रिसर्च के द्वारा उपकरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, प्रश्न हल उसी प्रकार से होते जाएंगे जिस प्रकार से होते आए हैं। तो साथियों, आज की चर्चा आपने सुनी कि ब्रह्मांड कैसे बना। तो जैसे बना, इसका जो प्रारूप है, वो प्रारूप मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब से 13 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले ये ब्रह्मांड बिग बैंग से प्रकट हुआ। इसे लगभग बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं। सूक्ष्म क्वार्ट्ज से परमाणुओं की उत्पत्ति हुई। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि क्वार्ट्ज के भीतर स्ट्रिंग के सूक्ष्म तार पाए गए, पर यह विषय स्पष्ट नहीं हो सका है। यह अनंत विश्व ऊर्जा और पदार्थ की लीला है। बिग बैंग से यह विश्व अनंत अंतरिक्ष में फैलने लगा। प्रकाश की गति से चलकर भी इसे पार नहीं किया जा सकता। ब्रह्मांड के बाहर अनंत ब्रह्मांडों की संभावनाएं बताई जाती हैं, परंतु यह निश्चित नहीं है। यह ब्रह्मांड कहीं ठोस तरल, कहीं अग्नि जैसे पदार्थों से बना है, कहीं जल थल और अनेकों प्रकार की विचित्र गैसें हैं। अधिकतर ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी की भरमार है। आगे प्रथम क्वार्क से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बने, फिर हाइड्रोजन और हीलियम ने विश्व को आकार दिया। गुरुत्वाकर्षण ने इन्हें संकुचित कर नाभिकीय संलयन से नए पदार्थों का सृजन किया। जब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और लोहा जैसे पदार्थों का संलयन हुआ, तब गुरुत्वाकर्षण से संकुचन हुआ और बहुत समय तक सुपरनोवा विस्फोट होते रहे। इससे यहाँ
ग्रह चंद्रमा यानी सूर्य प्रकट हुए। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2 ट्रिलियन आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में हैं। लगभग 4 अरब 6 करोड़ वर्ष पहले बादलों के संकुचन से एक नेबुला बादल का निर्माण हुआ, इससे सूर्य बना था। सौरमंडल में क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल 4 ग्रह पदार्थ के बने और 4 ग्रह गैस के बने, जिसमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून है। अच्छा, सूर्य की अपनी अपनी धुरी पर परिक्रमा करते रहने का सबका परिभ्रमण काल भी अलग अलग है। तो सज्जनों, अब पृथ्वी की कथा सुनिए, समझिए। प्रारंभ में पृथ्वी अग्नि की तरह थी। धूमकेतुओं ने बर्फ लाकर इसकी रचना में योगदान दिया। धूमकेतु और उल्कापिंडों ने पृथ्वी पर जल लाकर सागर बनाए। सागर तल में ताप, भूकंप और गैसों के दबाव से खनिज बने, जिनमें जीवन का प्रारंभ हुआ। तो यहाँ तक आपने समझा कि ब्रह्मांड कैसे बना। अब आगे जीवन की प्रारंभिक अवस्था है, इसको हम आगे की वीडियो में समझने का प्रारंभ करेंगे कि आखिर जल में या ब्रह्मांड में जीव की उत्पत्ति कैसी हुई। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आज के लिए साथियों इतना ही। आपने, आशा है कि इस वीडियो को आप समझ रहे हैं, और जब तक आप इस चैनल पे सच्चाई को नहीं समझेंगे तब तक केवल थ्योरी रहेंगी। अगर वैज्ञानिक नहीं जानते तो इसका मतलब यह नहीं है कि फिर कोई ईश्वर है। ईश्वर की रचना भी हमने ही की है, ध्यान रखना। हाँ, एक प्रश्न बनता है कि कोई तो है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि कोई तो है। तो ये जो प्रश्न है कि कोई तो है, इसका उत्तर हम आगे की वीडियो में देंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।